हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? एकदम बढ़िया। और बताओ, सब बढ़िया घर पे? पढ़ाई वढ़ाई घर पे सब ठीक है ना? बस बढ़िया होना चाहिए, पढ़ाई बढ़िया चलनी चाहिए, घर पे सब ठीक होनी चाहिए, फिर तो सब बढ़िया ही बढ़िया है ना? चलो चालू करें आज का नया टॉपिक। SRS, ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज। करें चालू। SRS क्या है? SRS 4400 क्या है? SRS 4410 क्या है? ये ना नया टॉपिक आया, ये वाला भी। हमने जो पहली क्लास में पढ़ा था, कौन सा था? हमने 800 सीरीज पढ़ी थी, वो बिल्कुल नहीं थी। ये भी नया टॉपिक आया है, क्योंकि ये ना मोरलेस जो कम यूसेज वाले टॉपिक्स है ना, वो ICAI ने बुक 2 में इंट्रोड्यूस करे हैं इस बार। होते हैं यूज, बट इनका यूसेज एज सच कंपैरिजन टू 100 to 700 सीरीज बहुत कम रहता है। तो अब ICAI ने सोचा स्कोप बढ़ाने के लिए और ऑडिटर्स के पास काम आए, पैसा आए, बस उसके लिए उन्होंने एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिए। अब तुम्हें भी इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। करें चालू। 4400 और 4410, हमें भी इसमें 4400 करेंगे, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा टॉपिक। और साथ साथ ही 4410 करेंगे। मैं अब आजकल में उसकी भी वीडियो डाल दूँगा आज शाम तक, वरना इसकी भी कल तक आ जाएगी वीडियो, जैसे भी रहेगा। तब वो भी रेडी है, बस मेरे को कुछ थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस करने हैं नोट्स में, एंड देन वी कैन हैव दैट रिवीजन एज वेल। तो 4400 पहले ना, 4400 स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि है क्या ये 4400। पहले इसकी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी हेडिंग क्या बोलती है, उससे हमें काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती है। ये टॉपिक क्या ही नाम होता है, नाम से ही बंदे के बारे में पता चल जाता है ना कि कैसा होगा बंदा, या टॉपिक में क्या होगा, है नहीं? तो देखो 4400 बोल रहा है एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये बोल रहा है कैसी एंगेजमेंट्स रहेंगी। एंगेजमेंट्स ऐसी रहेंगी जिसके अंदर हमें जो प्रोसीजर्स पहले से ही अग्रीड होंगे, जो प्रोसीजर्स पहले से ही अग्रीड होंगे ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये उनकी एंगेजमेंट है। और अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होते क्या है? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स ये होते हैं कि भाई हमने ऑडिटर से बोला या प्रैक्टिशनर से बोला, इसमें ना ऑडिटर वर्ड कम यूज हुआ है, इस चैप्टर में प्रैक्टिशनर वर्ड ज़्यादा यूज हुआ है। क्यों पूछो क्यों? इसमें ना ऑडिटर जब यूज होता है जब हम कोई ओपिनियन देते हैं, और प्रैक्टिशनर जब होता है हम ओपिनियन दे रहे हैं बट उसके अंदर हम कोई सिर्फ ओपिनियन है, अश्योरेंस नहीं दे रहे। ऑडिटर अश्योरेंस भी देता है कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बट प्रैक्टिशनर क्या है, वो ओपिनियन देता है बट अश्योरेंस नहीं देता। वर्ड अश्योरेंस का गेम है इस वाले हिस्से में, SRS में, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इसके अंदर एश्योरेंस का खेल है कि भाई यहाँ पे ऑडिटर एश्योरेंस नहीं दे रहा है, वो ओपिनियन दे रहा है कि तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसे ऐसे है, या फिर मैंने अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के बेसिस पे ये एंगेजमेंट उठाई थी और उसके बेसिस पे मैंने अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करे और ये था रिजल्ट, या ये मेरा ओपिनियन था, उनके बेसिस अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के बेसिस पे। और अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कौन कहता है कराने के लिए? ये तो TCWG भी बोल सकती है, ये कोई क्रेडिटर भी बोल सकता है, कोई डेटर भी बोल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किसको क्या अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कराने हैं। एक एग्जांपल देता हूँ इसका इसका मैंने ना एग्जांपल तुम्हारे लिए निकाला था। ISRS 4400 अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिपोर्टिंग टेम्पलेट। 4400 हिंदी में बोलते हैं 4400 को। तो ISRS से होता है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सिस्टम या रेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या बोल रहा है? रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। इसके अंदर ये फैक्चुअल फाइंडिंग्स पे रिपोर्ट देनी है, ठीक है? अब ये किसको देनी है? ये देनी है दोज हु आर एंगेज्ड, दोज, एक सेकेंड, टेल आती है यार, दोज हु आर टू दोज हु एंगेज्ड द ऑडिटर। कौन कौन हो सकते हैं? मैंने तुम्हें बताया, मैनेजमेंट भी कोई अग्रीड अपॉन प्रोसीजर करा सकते हैं, क्रेडिटर्स भी करा सकते हैं, डेटर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, कोई भी अग्रीड अपॉन प्रोसीजर करा सकते हैं कि भाई तुमने ऑडिटर को या प्रैक्टिशनर को बोला कि भाई तुम ना ये चीजें कर दो। यार देखो, मैं चलो फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर नहीं हूं, यहां पे ऐसे मान के चलो, ठीक है, और मैं बहुत आम आदमी हूँ। अब मेरे से तो तुम, या फिर कोई अकाउंटेंट से तो तुम नहीं बोलोगे ना कि भाई ये अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करके दे दे मेरे, तुम उस पर रिलाई नहीं करोगे। ऑडिटर पे क्यों रिलाई करते हो? क्योंकि ऑडिटर को बनाया किसने है? ऑडिटर को बनाया एक
अथॉरिटी ने, अथॉरिटी कौन सी है? ICAI। और ICAI के जो ऑडिटर्स या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो एक प्रोसेस के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं। पहले तुम CPT दोगे या फाउंडेशन दोगे, फिर इंटरमीडिएट दोगे एंड देन CA फाइनल दोगे। ये पूरा प्रोसीजर है, इसके अंदर आर्टिकलशिप का फेज भी इंक्लूडेड होता है। तो उसे कितने सारे स्टेप्स करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री मिल रही है। मतलब उस बंदे को एक्विजिट नॉलेज है ना, रिक्विजिट नॉलेज और एक्सपर्टीज है ना, तभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है। अरे हम किसी और से तो कराएंगे नहीं ना ये वाला काम। उन्हें पता है कैसे क्या करना है, उन्हें पता है कि कैसे क्या करना है। आम आदमी से, नॉर्मल अकाउंटेंट से नहीं कराएंगे ये वाला काम। समझ रहे हो ना? तो इसलिए वो ऑडिटर को यहाँ पे प्रैक्टिशनर, चाहे वो ओपिनियन या अश्योरेंस नहीं, ओपिनियन दे रहा है, अश्योरेंस नहीं दे रहा है, बट है वो एक तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट ही, ये मान के चलो, पब्लिक अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ गए? अब ये बोल रहे रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स किसको देंगे? जिसने बोला है करने के लिए, ऑडिटर्स या फिर प्रैक्टिशनर को, कि भाई मेरे को ना ये वाली ऐसे अग्रीड अपॉन प्रोसीजर करके इस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये करके मेरे को दे दो। तो उनको ही तो एड्रेस करेंगे ना। या क्रेडिटर्स ने बोला है, अगर मान लो यहाँ क्रेडिटर्स ने बोला है, यार एक कलर अजीब सा है, रुको, अरे ये ना यार एक तो नया आ गया ना, एक सेकंड। या यार एक सेकंड। या क्रेडिटर्स ने बोला है, या फिर इन्वेस्टर्स ने बोला है, या फिर TCWG ने बोला है कि भाई ये हो गए जिन्होंने एंगेज करा था। तो उनको एड्रेस करेंगे ना, ये 2 क्रेडिटर्स, 2 इन्वेस्टर्स या 2 TCWG जो भी होंगे, कि वी हैव परफॉर्म्ड। अब वो बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? कि ऑडिटर बोल रहे हैं दैट वी हैव परफॉर्म्ड द प्रोसीजर अग्रीड विद यू, इनके साथ जिनको एड्रेस कर रहे हैं, एनोमरेटेड बिलो विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम डिसबर्समेंट रिलेटेड टू ब्ला 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 ब्ला, जो भी है, और सेट फोर्थ इन कंपनी मैनेजमेंट लेटर, जो भी उन्होंने एंगेजमेंट लेटर में अग्री करा था कि अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करेंगे। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एक तरह से पहले प्रोसीजर डिफाइन कर लिए। इसके एग्जाम्पल भी आगे दूंगा, उससे ज्यादा क्लैरिटी होगी कि भाई इन अकॉर्डेंस विद ISRS इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी रेटिंग सिस्टम के हिसाब से ये चीजें हमारी करके दे दो। एक तरह से क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर रेटिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर ना काफी सारे प्रोसीजर होंगे। अब देखो आगे जाके है, पूरी लिस्ट है। वेरीफाई द डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट टू सपोर्ट द एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस। समझते हो ना ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सिस्टम होता क्या है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। उसके बाद वेरीफाई द एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद द वर्क प्लान। यार एक तरह से खर्चा कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे, मतलब जो तुमने ये सब अच्छे कामों पे जो खर्चा कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट बनवा रहे हैं। कौन? इन्वेस्टर्स भी बनवा सकते हैं, TCWG भी बनवा सकते, कोई भी बनवा सकते हैं, अच्छे कामों की रिपोर्ट बना रहे हैं। वेरीफाई द एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन रिव्यूड एंड अप्रूव्ड। ये बहुत सारे काम हो गए, इन्होंने अग्री करे थे अपने एंगेजमेंट लेटर में। एंगेजमेंट लेटर तो समझते हो ना, 2010 के अंदर 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उसमें एंगेजमेंट लेटर आता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आती है। इस टाइप का ही अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के अंदर हमें एंगेजमेंट लेटर पहले साइन करवाना होता है, उसके बाद ही वो काम करेगा ना। अरे यार कोई काम तुम्हें कराना हो उसके लिए लिखत में तो होना चाहिए ना कि तुम ये काम कराओगे उससे, या ये काम करोगे। अगर ये नहीं करोगे तो कुछ भी करके चला जाएगा, तुमसे पैसे लेके चला जाएगा। पहले अग्री कर लोगे तो उसके अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा ना बाद में। तो इसलिए एंगेजमेंट लेटर पहले साइन करा, तो उसमें हमने सारे टर्म्स अग्री करे थे कि हाँ इन पे हम काम करेंगे, और वो उस पर काम कर रहे हैं। इधर उधर स्कोप होगा नहीं, वो ज्यादा काम करेंगे नहीं, तुम कम काम कराओगे नहीं, तो इसलिए पहले एंगेजमेंट लेटर साइन करके रखते हैं। समझ गए? ये एग्जाम्पल है, मैं डाल दूंगा, देख लेना है। बस एक तरह से जनरल रिपोर्ट थी कि कैसे कैसे क्या होता है। अब आते हैं हम टॉपिक पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो अश्योरेंस में क्या होता है, रिलेटेड सर्विसेज होता क्या है, पहले ये देखते हैं। एक तो होता है प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन डिजाइन टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। अब यार बताए तुम्हें, ये प्रैक्टिशनर होता ऑडिटर ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है। जो प्रैक्टिशनर है ना, होता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, बट इसे ऑडिटर नहीं बोलते क्योंकि एश्योरेंस नहीं दे रहा है किसी चीज़ की। ये बस ओपिनियन डिराइव कर रहा है, कंक्लूजन डिराइव कर रहा है। किस पे? जो उसने प्रोसीजर्स करे हैं, जिस पे अग्री हुई है मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स या फिर दैट प्रैक्टिशनर, है ना। कंक्लूजन, अरे एनहांस क्यों कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस? उसके काम पे भरोसा है भाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम पे भरोसा होता है। क्यों होता है भरोसा भाई? ICAI ने बनाया है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब तुम पढ़ाई करके इतनी मेहनत करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, क्यों है रिलायबल? भाई ICAI ने इतनी मेहनत, हमारे इतने सारे टेस्ट लिए हैं, 8 सब्जेक्ट के 2 बार टेस्ट लिए, उसके बाद CA फाउंडेशन में 4 पेपर के टेस्ट दिए तुमने, फिर आर्टिकलशिप में तुम दिन रात लगे रहते हो काम सीखने के लिए। भाई बंदा तो फिर रिलायबल है ना, वो कितनी ज्यादा मुश्किलों की वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है, तो वो बंदा तो रिलायबल है, वो इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, अगर वो प्रैक्टिशनर है तो। समझ रहे हो ना?
ठीक है, टू डिजाइन एंड एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। उसके बाद आता है ओपिनियन। अब प्रैक्टिशनर क्या है, ओपिनियन देगा अबाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये स्पेसिफिक चीजों के ऊपर कराएंगे, हम ओपिनियन लेंगे। कुछ भी हो सकता है वो, जैसे क्रेडिटर्स की रिपोर्ट मांग ले, आउटस्टैंडिंग कितने हैं, या फिर क्या है, एग्जांपल आ रहा है, जैसे अभी मैं तुम्हें एग्जांपल के बेसिस पे बताया तो ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो, कंपेयरिंग द नेम्स ऑफ मेजर सप्लायर्स या क्रेडिटर्स एंड द अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट ऑफ रिलेटेड नेम्स एंड अमाउंट अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, इसकी कोई रिपोर्ट बनवा ली। फिर उसके बाद करा ऑब्टेनिंग सप्लायर स्टेटमेंट और कंफर्मेशन फ्रॉम सप्लायर्स टू कंफर्म बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट, उसकी कोई रिपोर्ट बनवा ली, अग्री कर लिया। अब यार क्या है, कंपनी नहीं जाएगी ना, कंपनी ये मान लो प्रैक्टिशनर को अथॉरिटी दे देगी कि तू भाई ये रिपोर्ट बना, तू सप्लायर्स के पास जाके ये देख आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कितने हैं, कंफर्मेशन ले और रिपोर्ट बना के हमें दे। और वो रिपोर्ट बनाने से पहले अगर साइन करा लेंगे कि हाँ भाई ऑथराइज कर रहे हैं इस बंदे को, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं सीए शांत गोयल, मेरे को ये ऑथराइज कर रहे हैं कौन, TCWG, दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट, मेरे को ऑथराइज कर रही है क्या, कि भाई तुम जाओ जितने भी हमारे सप्लायर्स है ना उनकी रिपोर्ट बना के लेके आओ, कितना उनका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, कितना सबका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, कितनों ने अमाउंट कंफर्म करा है कि उतना ही जो हमारे ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उतना ही उनके यहाँ पे भी आना चाहिए अमाउंट। अगर मिसमैच आए तो गड़बड़ है, या तो हमारी मैनेजमेंट में गड़बड़ है या उनकी मैनेजमेंट में गड़बड़ है। फिर हम डिफरेंसेस के रीजंस निकालेंगे, भाई क्यों है ऐसा डिफरेंस, समझ रहे हो ना। ये रिपोर्ट छोटी रिपोर्ट है बट इससे कंक्लूजन्स बहुत सारे ड्रॉ हो सकते हैं। तो क्या करता है इसके अंदर कि भाई ये पहले अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के बेसिस पे करा लेता है अग्री कि तुम ये सारे प्रोसीजर्स करोगे, कि कंफर्मेशन लोगे आउटस्टैंडिंग सप्लायर का, डिफरेंसेस मैच करोगे, उनके पास जाके बात करोगे, अग्री कर लिए प्रोसीजर। अब मैनेजमेंट को वो फैक्चुअल फाइंडिंग्स है, रिपोर्ट है जो मैंने बनाई है, जो मैनेजमेंट ने बोला तो उन प्रोसीजर्स के बेसिस पे मैंने एक रिपोर्ट तैयार करी होगी, वो रिपोर्ट ऐसे उठा के बना के लिख के सब कुछ उसमें वो रिपोर्ट मैं दे दूंगा। किसको दे दूंगा, मैनेजमेंट को, और वो उसके बेसिस पे या किसी को भी जो इन्वेस्टर है कोई भी हो उसे दे दूंगा मैं, ये लो रिपोर्ट। अब वो उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे, जो भी करना होगा, सबके डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन्स होंगे, जो भी होगा। कुछ भी कोई भी यूज नहीं कर सकता इसको, स्पेसिफिक यूजर्स यूज करेंगे, जैसे हमने पहले 800 सीरीज में ही पढ़ा था। वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो होता है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हम कराते हैं वो स्पेसिफिक इंटेंडेड यूजर्स के लिए होता है, नॉट एवरीवन कैन यूज इट। मैंने जब भी बताया इसका स्कोप कम है, कम लोग कराते हैं, बट इसका एज इन काम आता है। जैसे 100 to 700 सीरीज जनरली एप्लीकेबल है, बट 800 सीरीज है, SRS हो गए, 4400, 4410, ये कम स्कोप में एप्लीकेबल है, बट इनका काम बहुत है आगे फ्यूचर में, समझ रहे हो ना। इसलिए ICAI ने इन सारे एसेस पे बहुत ज्यादा जोर दिया है कि ये वाले एसेस कर लो, आगे काम आएंगे, इसलिए पहले ही पढ़ा दिए। ठीक है, अब आया ना समझ, क्या एग्जांपल देना चाह रहा था मैं, कि प्रैक्टिशनर ने ओपिनियन दिया स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ड्यू टू विच यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर एबल टू मेक कॉन्फिडेंट डिसीजन, कि भाई उसने जो रिपोर्ट दी उसके बेसिस पे वो अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, नोइंग वेल दैट द चांस ऑफ बीइंग इंफॉर्मेशन बीइंग इनकरेक्ट इज डिमिनिश्ड। अरे भाई वो डिमिनिश हो जाएगी ना, अरे जब कोई रिलायबल बंदा ओपिनियन डिराइव करेगा तो उसकी इनकरेक्टनेस, इनएक्यूरेसी की जो इंफॉर्मेशन है वो डिमिनिश हो जाएगी, ऑब्वियसली होगी यार, इसमें कोई कहने सुनने की बात ही नहीं है। अब एग्जांपल्स देते हैं, अब ओपिनियन कैसे कैसे और एग्जांपल्स देते हैं इसके। देखो, एक अग्रीड अपॉन प्रोसीजर जिसके अंदर हम एश्योरेंस नहीं देते इज वन ऑफ द एग्जांपल। अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स जिसके अंदर हम एश्योरेंस नहीं दे रहे इज वन ऑफ द एग्जांपल जिसके अंदर हम एश्योरेंस नहीं दे रहे। एक और एग्जांपल है जैसे प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न। अरे टैक्स रिटर्न अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा रहे हो या कंसल्टेंट से बनवा रहे हो तो वो रिलायबल ज्यादा है ना, उसे ज्यादा नॉलेज है इनकम टैक्स की एंड एवरीथिंग की, तो वो ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाएगा टैक्स रिटर्न में, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें उसे एक तरह से उसे प्रेजेंट करनी है, या उसको किस किस चीज़ों का डिस्क्लोजर देना है, अगर कोई चेंज हो रहा है डिस्क्लोजर या कोई नई चीज़ आई है उसका कैसे डिस्क्लोजर देना है, वो सारी चीज़ें ओपिनियन हो गई ना। इसके अंदर वो कहीं पे साइन नहीं करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं पे भी CA के साइन नहीं आते हैं, ये एक तरह से इंडिविजुअल डिक्लेरेशन होते हैं, बट वी कैन हायर कंसल्टेंट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू प्रिपेयर टैक्स रिटर्न्स, बट लास्ट में जो साइनिंग अथॉरिटी है विच इज अपॉन आवर सेल्स ओनली, इधर इट इज इंडिविजुअल्स और इन केस ऑफ कंपनी दे आर डायरेक्टर्स। तुम समझ गए ना, ओपिनियन दे रहे हैं वो कि हाँ भाई ये रिटर्न है, तुम एक बार चेक कर लो और साइन कर दो। हमें उनके काम पे इसलिए रिलायबल होता, हम इतना रिलायंस उसलिए करते हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो कंसल्टेंट्स हैं, उनके पास वास्ट डिग्री ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है। या कंसल्टेंसी हो गई सच एज मैनेजमेंट एंड टैक्स कंसल्टेंसी, लो एग्जांपल ही आ गया टैक्स कंसल्टेंसी का, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का, इसमें हम कोई ना अश्योरेंस नहीं दे रहे किसी को, हम उसके अंदर अपना ओपिनियन रख रहे हैं, मानना ना मानना इट्स योर विश, जो ओपिनियन ले रहा है
बट देना इज आर, हमारी जिम्मेदारी, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव ओपिनियन, क्योंकि उन्होंने हमें हायर करा है एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वट एवर द केस में भी, समझ रहे हो ना। और एंगेजमेंट सच एज अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंड कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन, जो मैंने तुम्हें बताया अभी, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कहते हैं। और कंपाइलेशन एंगेजमेंट जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स देखते हैं। ऑडिटर, अब ऑडिटर बोल रहे हैं इसके अंदर कि ऑडिटर इज एंगेज्ड टू इशू रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स। होते तो ऑडिटर या प्रैक्टिशनर एक ही बात है ना, बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड ऑन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्स आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेसिफाइड वर्ड बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। ये बोल रहे हैं फैक्चुअल फाइंडिंग्स में स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स करके स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर पे, स्पेसिफाइड एलिमेंट्स और अकाउंट्स पे तुम्हें फैक्चुअल फाइंडिंग देनी है। बहुत स्पेसिफिक ज्यादा वर्ड यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ना बहुत जनरल नहीं होता, बहुत स्पेसिफिक होता है कि भाई मैनेजमेंट को भाई इस चीज पे रिपोर्ट चाहिए, क्रेडिटर्स बहुत क्रेडिट स्पेसिफिक रिपोर्ट चाहिए, यस सप्लायर स्पेसिफिक रिपोर्ट चाहिए, समझ गए। सप्लायर मतलब कि बहुत ऐसे कंसाइज रिपोर्ट, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं चाहिए, हमें एक रिपोर्ट चाहिए, एक ऐसे मान लो कि बहुत कंसाइज रिपोर्ट जिसके बेसिस पे हम अलग अलग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाए कि हम सप्लायर्स की रिपोर्ट निकालेंगे कि सप्लायर्स कौन कौन से आउटस्टैंडिंग है, उनका माल कैसा आ रहा है, माल समझते हो ना, उनका रॉ मटेरियल कैसा है, उसकी बेसिस पे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कैसा बन रहा है, क्वालिटी चेक करेंगे, उनकी सारे सप्लायर्स की लिस्ट बनाएंगे ABCD, उनको रेटिंग देंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे माल किसका ज़्यादा है, महंगा है, किसका कम है, उसके अमाउंट आउटस्टैंडिंग कैसा है, 15 दिन में हमें क्लियर कर रहे हैं हमारा अकाउंट या 20 दिन में हमें उसका अकाउंट क्लियर कर रहे हैं, जो भी एज द केस में भी उनके बेसिस वो कंक्लूजन ड्रॉ करें। तो एक स्पेसिफाइड हमने क्या पकड़ा, एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर करा जो हमने पहले ही अग्री कर दिया था अपने एंगेजमेंट लेटर में। उसके बाद एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर जो कि क्या है हमारा अभी अब क्रेडिटर्स हो गए, इस केस में क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज या फिर उनकी क्वालिटी चेक। उसके बाद हमने या कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ले लिया कि लाइबिलिटी ले लिया, कुछ ले लिया, उसमें हमने अपने स्पेसिफाइड प्रोसीजर करके एक फैक्चुअल फाइंडिंग की रिपोर्ट दे दी जिसने भी हमें मांगी। जैसे एड्रेस ही बताया था, 2 क्रेडिटर, 2 इन्वेस्टर्स, 2 दोज चार्ज विद गवर्नेंस, 2 मैनेजमेंट। ऐसी तो होते हैं अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। अब SRS 4400 क्या प्रोवाइड करता है, गाइडेंस देता है ये कि तुम्हें क्या करना है। गाइडेंस देता है ऑन ऑडिटर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, कि तुम्हें अपने कोड ऑफ एथिक्स में रह के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो करनी है ना फुलफिल। एंगेजमेंट में अगर तुम एंटर करो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो फुलफिल करोगे ही ना। वेयर ऑडिटर प्रोवाइड्स रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स, जो कि उसने अग्री करा था, एंड नो अश्योरेंस इज प्रोवाइडेड बाय हिम इन हिज रिपोर्ट। अश्योरेंस नहीं देंगे, ओपिनियन दे रहे हैं। हमने ये सारे प्रोसीजर्स करके हम तुम्हें ओपिनियन दे रहे हैं कि ये इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज निकली है या उस रिपोर्ट के अंदर ये चीज निकली है, बट वी आर नॉट गिविंग एनी अश्योरेंस। ये ध्यान रखना, ये ऐसे SRS ये बोलता है कि भाई ये ओपिनियन हमारा ये है, बट इट इज नॉट अश्योरेंस। इसमें हो सकते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, फ्रॉड, एरर, बट हम अपना बेस्ट देंगे और उस पर हम चेक नहीं कर रहे क्योंकि हम उसमें एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं करेंगे। यार छोटी सी एंगेजमेंट है, उसके अंदर हम कोई ऑडिट रिपोर्ट थोड़ी इशू कर रहे हैं। वी आर जस्ट गिविंग द ओपिनियंस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर्स दैट वी आर परफॉर्मिंग, बस वो देना है। इंटेंडेड यूजर्स के लिए होते हैं, बहुत स्पेसिफिक यूजर्स, जैसे बहुत स्पेसिफिक मतलब बहुत कम चुनिंदा लोगों के लिए होती है ये रिपोर्ट, जो कि करवाते हैं अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स ऑफ रिपोर्ट टू ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन्स फ्रॉम वर्क डन बाय द ऑडिटर। ऑडिटर यहां पे प्रैक्टिशनर को ही बोल रहे हैं। यहां पे देखो दोनों वर्ड यूज होता है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स जो कि 4410 है SRS, उसके अंदर प्रैक्टिशनर ही यूज हुआ पड़ा है, क्योंकि उसके अंदर तो अभी तुम देख रहे हो उसके अंदर है क्या, उसके अंदर ना वो असिस्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है उसके अंदर ना मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहे हैं इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर एक छोटी सी रिपोर्ट दे रहे हैं। ऑडिटर भी बोल सकते हैं, ऑडिटर को तुम हायर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम ऑडिटर को ही हायर करो। प्रैक्टिशनर है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही, ऑडिटर है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही। इसके अंदर ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर तो एक ओपिनियन वो अश्योरेंस देता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, और जो ये होता है प्रैक्टिशनर ये ओपिनियन देता है, समझ रहे हो। अब इसके अंदर रिपोर्ट है फैक्चुअल फाइंडिंग्स की, तो इसमें ऑडिटर भी दे सकता है, बट इसके अंदर अश्योरेंस नहीं देगा। ऑडिटर जब भी देगा वो ओपिनियन ही, वो देगा ओपिनियन ही। यहां पे ऑडिटर भी वर्ड यूज हुआ पड़ा है 4400 SRS के अंदर। 4410 में तो ऑडिटर वर्ड ही यूज नहीं करा, उन्होंने करा ही प्रैक्टिशनर यूज है, बट यहां पे करा हुआ है।
अब क्या है, देखो रिपोर्ट है वो रिस्ट्रिक्ट हुई पड़ी है टू ओनली दोज पार्टीज हु हैव अग्रीड टू द प्रोसीजर्स, अदर्स में मिस इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। अरे भाई जिस चीज के लिए वो है ना रिपोर्ट, वो बोल रहे हैं कि क्रेडिटर्स के लिए है या मैनेजमेंट के लिए है या उन्हीं के लिए है भाई। इन्वेस्टर्स मत यूज करना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम गलत मिस इंटरप्रेट करके ना कुछ अलग डिसीजन ले लोगे रादर देन यूजिंग दैट रिपोर्ट। तुम्हें अगर कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है, तुम्हें पता है कि तुम्हें इस पे काम करना है, तो मैं यू में यूज दैट रिपोर्ट, बट वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ऑडिटर की जाके गुद्दी नहीं पकड़ सकते कि भाई तुमने गलत चीज दे दी भाई, क्योंकि उसने तो पहले ही बोला था कि क्रिएटर्स के लिए रिपोर्ट या ये इनके लिए या इनके लिए, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने अपनी रिपोर्ट और फैक्चुअल फाइंडिंग्स में ऑलरेडी ही हैव टोल्ड कि भाई ये इन इन लोगों को एड्रेस हो रही है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब डिफरेंस क्या है ऑडिट और अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में, देखो देखते हैं क्या है ऑडिट में और अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में डिफरेंस क्या है। एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड प्रोवाइड एश्योरेंस, सीधा बोल रहा है ऑडिट, भाई ओपिनियन तो देंगे बट एश्योरेंस के साथ। और यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स एंड नो एश्योरेंसेस। क्या भाई हम देंगे ओपिनियन अपना बट हम एश्योरेंस नहीं देंगे, ये डिफरेंस है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और ऑडिट में। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल्स इज एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और कंपेयरिंग सप्लायर्स एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग, और ये सारे एग्जाम्पल्स जैसे दिए, कंपेयरिंग मेजर नेम ऑफ सप्लायर्स, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज उनका, कंपैरिजन ऑफ सच स्टेटमेंट्स और कंफर्मेशन टू द अमाउंट्स इन ट्रायल बैलेंस, ये सब क्या अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। समझ गए। अभी जनरल प्रिंसिपल ये सब देखो, ये एक तरह से अब तुम्हें ना मोटा माटा बताता हूँ, ये सो जब जो सब लिखा हुआ है तो देखो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा और याद हो जाएगा, बहुत आसान है। जैसे जैसे मैंने समझाया उसके बेसिस पे अगर तुम एक पिक्चर बनाओगे ना अपने दिमाग में, और इस जिस वे में मैंने लिखा हुआ है ये सब, जिसके मैं नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसके बेसिस पे तुम पढ़ते जाओगे तो तुम्हें चीज़ें याद हो जाएगी। बहुत ईजी टॉपिक है। इसके अंदर ना अभी आएंगी मेमोरी टेक्निक्स, बट इसके अंदर ना स्टार्टिंग में मेमोरी टेक्निक्स बनाने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि ये बहुत लेम लैंग्वेज है दैट यू कैन राइट इन एग्जाम। इतना तुम्हें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बट यू नो दैट कंसेप्ट देन यू कैन इजीली राइट दैट, बट ट्राई टू राइट इट इन दी ICI लैंग्वेज। और जो मैंने नोट्स यूज करे इसमें ICI की लैंग्वेज ही यूज करी है। अब जनरल प्रिंसिपल्स क्या बोल रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स देखते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स होते क्या है कि जो ऑडिटर है वो क्या क्या चीज़ें अपने अंदर रखे, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट वाइल परफॉर्मिंग द अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। अब ये क्या बोल रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स में, इंटेग्रिटी तो होनी चाहिए ना ऑडिटर में, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए ना वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म दैट एंगेजमेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल सारी इन्फॉर्मेशन किसी को दे ना आगे, प्रोफेशनल, यार ये सारे ना, और जो भी टेक्निकल स्टैंडर्ड ये सारे ना तुमने उसमें ही पढ़े होंगे, जो तुम्हारा जो तुमने इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे, और तुम फाइनल के अंदर भी जो जनरल टॉपिक्स हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर है बहुत डिटेल में कि क्या क्या जनरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए एज एन ऑडिटर, वही सारे यहाँ पे कवर्ड है। तो इनको डिटेल में ICI ने भी इतना इतना ही लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इनको डिटेल में पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, बस इतना इतना ध्यान रखना कि ये चीज़ होती है। इस पर कोई क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से आए तो आए। इंडिपेंडेंस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, याद रखना ये, ऑडिटर शुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट, ये याद रखना। बट यहां पे ऑडिटर या फिर प्रैक्टिशनर है वो इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, चलेगा। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मान लो उसने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं, उसने डेट दे रखा है, नहीं है वो इंडिपेंडेंट, इट्स ओके, चलेगा, वो दे सकता है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की फैक्चुअल फाइंडिंग की रिपोर्ट। बट टर्म्स एंड कंडीशंस और एंगेजमेंट में रिक्वायर, अरे अगर तुमने एंगेजमेंट में लिख दिया कि ये भाई प्रैक्टिशनर या फिर ये ऑडिटर जो कि हम अपॉइंट कर रहे हैं टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, वो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, तो कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो फिर अगर तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो तो यू कांट एक्सेप्ट दैट एंगेजमेंट। अगर तुम इंडिपेंडेंट हो दैट देन यू कैन एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, क्योंकि भाई ये तो जनरल टर्म्स में लिख दिया ना मैनेजमेंट ने कि भाई तुम इंडिपेंडेंट होने जरूरी हो, अगर तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो तो यू कांट टेक दैट एंगेजमेंट राइट अवे, राइट? समझ गए ना। अब आते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उन्हें मैटर्स पे अग्री करना है। इसकी मेमोरी टेक्निक मैंने बना दी है क्योंकि इसमें पॉइंट्स थे काफी सारे। प्रिंट करते हो ना भाई, कोई भी एंगेजमेंट लेटर होता है, कोई भी एंगेजमेंट लेटर, उस पर दोनों पार्टी के साइन आते हैं, ऑडिटर के भी और किसके, मैनेजमेंट के भी। उसने साइन करेगा ना भाई, दोनों साइन करेंगे, जब भी तो वो अग्रीमेंट इन वो आए उसके अंदर आएगा कि हाँ भाई मैं अग्रीमेंट अब कि ठीक है, अग्रीमेंट दोनों ने साइन कर लिए। एग्जिस्टेंस में कब आता है अग्रीमेंट, जब दोनों पार्टी साइन कर लें और वो अच्छे से स्टैम्प हो, सब कुछ हो।
अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को प्रिंट करा के ही तो साइन करोगे, उस पैसे याद रखना, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को प्रिंट करा के ही उस पे काम करोगे ना। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में आता क्या है, उसे प्रिंट करा के ये चीज़ें आती है, ये ध्यान रखना बस। अब क्या क्या है, पर्पस क्या है उस एंगेजमेंट का, क्यों करा रहे हो अग्रीमेंट, जो अग्री कर रहे हो तुम, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, वो क्यों करा रहे हो, उसका क्या पर्पस है, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, वो लिखना पड़ेगा तुम्हें, पर्पस क्या है। रिपोर्ट तो देगा ही, अरे भाई तुम पैसे ले रहे हो कुछ तो रिपोर्ट तो दोगे ना, इंक्लूडिंग लिमिटेशंस अगर कोई हुई तो वो भी बताओगे, दैट ऑडिटर विल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। अगर कोई लिमिटेशंस हुई तो ऑडिटर वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों करेगा वो एक्सेप्ट एंगेजमेंट, लिमिटेशन है कि भाई तुम उससे कह रहे हो कि झूठी झूठी फर्जी रिपोर्ट पे साइन कर दिया तो हमारी ये वाली बात मानियो, ये मत मानियो, उसके काम पे लिमिटेशन लगा रहे हो, भाई नहीं करेगा ना वो एंगेजमेंट। 2010 में भी 2010 सॉरी 210 के अंदर अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में अगर कोई लिमिटेशंस आती है, ऑडिटर ट्राई टू विथड्रॉ दैट limitation if he is not able to withdraw that engagement या फिर that limitation from that engagement, तो ऑडिटर विड्रॉ कर लेता है कि भाई मैं नहीं करूंगा ये ऑडिट, या फिर कोई और अदर प्रोसीजर्स करता है वो, ऐसी तो है 210 अग्री द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में। ठीक है, फिर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन विच अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स विल बी परफॉर्म। यार वो एंगेजमेंट लेटर में लिखेंगे ना कि इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे ही हम अपने अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करेंगे, क्योंकि अगर हम लिखते नहीं है कौन कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करेगा ऑडिटर, तो क्या करेगा मैनेजमेंट कि भाई उन्होंने लिखा नहीं जनरल कि भाई वो क्रेडिटर्स पे करेगा या फिर डेटर्स पे करेगा, उन्होंने जनरल लिख दिया कि हाँ भाई तू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अग्री करेगा, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करेगा। तो क्या करेगी मैनेजमेंट, डेटर्स भी दे देगी क्रेडिटर्स भी दे देगी, कम पैसों में ज़्यादा काम कराना चाहिए। अरे ऑडिटर क्यों करेगा ऐसा, क्यों करेगा ऑडिटर, ऑडिटर पैसे कमाने के लिए बैठा है, सेवा करने के लिए नहीं बैठा। तो पहले अग्री कर लेगा इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ही मैं अपने अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करूंगा। समझ गए ना, समझ रहे हो ना, तो मजा तो आ रहा है, यही है, इसमें कुछ है नहीं। आप PRI तो हो गया, आइडेंटिफिकेशन रिपोर्टिंग पर्पस। नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, नेचर ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट नो एश्योरेंस विल बी एक्सप्रेस्ड, कि क्या है नेचर, क्या है उस एंगेजमेंट का, कि भाई वो क्या है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में क्या क्या करोगे, नेचर क्या है उसका, क्रेडिटर्स पे करोगे, लाइबिलिटी पे करोगे, कितने दिन में कंप्लीट होगा, क्या है, या अगर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स कि कितने दिन में करोगे और कितने हद तक करोगे, ये सारा अग्री कर लेंगे पहले कि बाद में भाई कोई दिक्कत ना हो। भाई मैनेजमेंट कह रहा है ये, ऑडिटर कह रहा है ये, कुछ भी बोलते रहो, EL में जो लिखा है हम तो वो माने, EL मतलब एंगेजमेंट लेटर में हमने अग्री करा था ना, दोनों के साइन है ना नीचे, तभी तो एग्जिस्टेंस में आएगा। अरे भाई दोनों के साइन क्यों कराते हैं, ताकि कोई कुछ बोल ना पाए, तूने साइन करे हुए देख ले भाई, मैंने नहीं करा कुछ भी, तूने भी साइन करे हुए हैं ना देख ले, ये चीजें इस पे तो अग्री करना पड़ेगा। मैनेजमेंट अड़ सकती है, ऑडिटर भी अड़ सकता है, इसलिए कहते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे साइन करा के अपना प्रिंट करा के कराओ साइन। कहीं वो तुमने वो PDF में एडिट वेडिट करके साइन कर दिया, ऐसे नहीं करना, प्रिंट करा के अच्छे से साइन करना, तो तुम्हें याद हो जाएगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट प्रिंट करा के। और ये PR से, P से है पर्पस ऑफ एंगेजमेंट, R से है रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स, अगर लिमिटेशन है तो उसे हटाओ, अगर उससे वरना अगर नहीं हट पा रही तो हटाओ अपने आपको एंगेजमेंट से। आइडेंटिफिकेशन करो किसका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, तुम अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करोगे, नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या है, हो गया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब क्या होगा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कर लिया अग्री, साइन करा लिया एंगेजमेंट लेटर, अब अगला प्रोसेस क्या होता है, अब जो एंगेजमेंट तुमने एक्सेप्ट करी उस पर काम तो करोगे। अब तुमने साइन कर दिया कि हाँ भाई अब तुम 5 लाख रुपए में ये सारे प्रोसीजर्स कर दो, ऐसा किसने बोला, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला ऑडिटर को कि ऑडिटर 5 लाख रुपए लेगा और मैनेजमेंट देगी 5 लाख रुपए, और मैनेजमेंट चाहेगी कि ऑडिटर ये सारी चीजें कर दे, तो ऑडिटर करेगा। अब वो करेगा अपना प्लान बनाएगा कि भाई ऐसे ऐसे मैं करूंगा, फिर वो अपना प्रोसीजर्स करेगा, है ना। अब प्रोसीजर और एविडेंस में वो क्या करेगा, ऑब्जर्व। अब क्या है, तुमने वो पढ़ा है ना ऑडिट एविडेंस 230 वाला ऐसे, उसके अंदर यही सारी बातें लिखी हुई है। ऑब्जर्व करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, कंफर्मेशंस लेगा, कंपेयर करेगा, क्लेरिकल एक्यूरेसी चेक करेगा कि भाई ये सब ठीक है या नहीं है, एनालिसिस करेगा अगर वो कोई प्रोसीजर्स में लिखे हैं, इंक्वायरी करेगा किससे, अगर वो देखो अगर क्रेडिटर से इन्फॉर्मेशन लेगा आउटस्टैंडिंग कितने, वो इंक्वायरी तो होती है, उनसे डेटा पूछेगा क्या है, क्या आउटस्टैंडिंग डेटा है, क्या है, सब कुछ पूछेगा। तो इसका मेमोरी टेक्निक क्या है, OICAI, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, कंफर्मेशन, एनालिसिस एंड इंक्वायरी। ये क्या है हमारे प्रोसीजर और एविडेंस, खत्म। अब रिपोर्टिंग आ जाती है, फिर रिपोर्टिंग के बाद वो डॉक्यूमेंट में डाल देगा जो उसने करा है, उसको जो रिपोर्ट बनानी है फैक्चुअल फाइंडिंग्स वो डाल देगा। अब रिपोर्टिंग कैसे करेगा, डॉक्यूमेंटेशन वो अपने लिए करेगा,
कि भाई मैंने ये सारी चीज़ें करी, वो किसी को देगा नहीं डॉक्यूमेंटेशन, वो प्रिजर्व करके रखेगा अपने पास। और रिपोर्ट किसको देगा? जिसने मांगी है, टू एड्रेसी लिखते से, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल में बताया था, टू इन्वेस्टर्स, टू क्रेडिटर्स, उन्हें रिपोर्ट देगा। टाइटल बताएगा कि हाँ भाई मैंने इसके अंदर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स करें। एड्रेसी किसको करेगा एड्रेस? टू डैश डैश डैश। जैसे ये देखो ना, टाइटल ये रहा, देखो इसके अंदर टाइटल ये रहा, टाइटल ये रहा है ना, ये रहा टाइटल, ये रहा किसको वो कर रहा है एड्रेस, ऐसी सारी चीज़ें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि भाई कौन सी स्पेसिफिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू विच अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स हैव बीन अप्लाइड। इसके अंदर ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अ स्टेटमेंट दैट प्रोसीजर परफॉर्म्ड वर दोज अग्रीड अपॉन विद द रिसिपिएंट। भाई पहले अग्री, जो मैं जब से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के, कि अग्री कर लो पहले ही, रेसिपिएंट के साथ अग्री कर लो कि भाई यही चीज़ें करेंगे हम, इससे बाहर नहीं जाएंगे हम। A statement that the engagement was performed in accordance with the standards on related services applicable to agreed upon procedures। SRS 4400 के बेसिस पे ही हमने ये सब करा है, वो अपनी एड्रेस रिपोर्ट में डाल देगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस फॉर विच अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स वर परफॉर्म्ड, किस बेसिस पे क्या प्रोसीजर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब ये सारा देखो, ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, जो भी है ये रिपोर्ट में डाल देंगे बस, दैट्स इट। अगर तुम्हें पूरा ऊपर का याद है ना, तो तुम्हें रिपोर्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिपोर्ट कोई पूछेगा भी नहीं। रिपोर्ट पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे कब कैसे आती है। रिपोर्ट का तुम्हें ना बस वो पता होना चाहिए क्या कैसे क्या कहाँ पे आते हैं, क्योंकि 700 सीरीज़ में ना इसके एमसीक्यूज बहुत बने हुए हैं। ये वाले ऐसे में नहीं वो इतना ज़्यादा ध्यान देंगे कि कौन सी चीज़ कब पहले आती है, बट तुम्हें आइडिया रहना चाहिए, इसलिए एक दो बार रीड करके चले जाना। इस पे इसलिए मैं ज़्यादा ना याद करने के ऊपर स्ट्रेस भी नहीं दे रहा, इसको याद करने की इतनी ज़रूरत है नहीं। लिस्टिंग ऑफ द स्पेसिफिक प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, उसने क्या क्या प्रोसीजर्स करे वो अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि भाई मैंने क्रेडिटर पे आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पे ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं। और डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स फैक्चुअल फाइंडिंग, कि भाई मैंने ये जो प्रोसीजर्स करे हैं, मेरे को इस पे ये चीज़ें पता लगी और वो चीज़ ये रिपोर्ट में डाल देगा, ठीक है। कोई एरर है, एक्सेप्शंस फाउंड है कि भाई डिफरेंस आया, बैलेंस था 5 लाख का क्रेडिटर का तुम्हारे बुक्स में, अब मैं उसके पास गया, वो कह रहा है 4 लाख ही है, भाई क्या हो गया। अ स्टेटमेंट दैट द प्रोसीजर परफॉर्म डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट आइदर एन ऑडिट और रिव्यू एंड नो एश्योरेंस एक्सप्रेस, ये लिख देगा गला फाड़ फाड़ के अपनी रिपोर्ट के अंदर, चीख चीख के बोलेगी रिपोर्ट, भाई मैंने एश्योरेंस नहीं दिया है, मैंने ओपिनियन दिया है, समझ गए ना, ये लिख रहा है रिपोर्ट में भी। A statement that the auditor performed additional procedures on an audit review other matter might have come to light that would have been reported. A report that the report is restricted to those parties that have agreed to the procedure to be performed, कि भाई उन लोगों के लिए है जिन्होंने मांगी थी मेरे से रिपोर्ट। फिर स्टेटमेंट दैट द रिपोर्ट रिलेट्स ओनली टू द एलिमेंट्स एंड अकाउंट्स, कि भाई क्रेडिटर्स है या फिर डेटर्स है, आइटम्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल वो स्पेसिफाई दैट इट डज नॉट एक्सटेंड टू द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन एज अ होल, उनके लिए नहीं है, बस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए। डेट ऑफ रिपोर्ट डाल देगा, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, ऑडिटर सिग्नेचर या फिर प्रैक्टिशनर सिग्नेचर, बस खत्म, कुछ है खत्म, ये SRS इतना ही है ये SRS। अब ये 4400 हम नेक्स्ट क्लास में पिकअप कर लेंगे, है कुछ इसमें, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। SRS जो 4410 मतलब 4410 या 4410, ये और भी आसान है। कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ये अब मैंने छोटे छोटे इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ना बड़ी ना बन जाए वीडियो, बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है तो बच्चे कम देखते हैं, छोटी छोटी वीडियोस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और मेरे को बताओ कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।